ओके जी, अब हम नेक्स्ट जो है डिस्कशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मार्केट एफिशिएंसी। अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी और रियल इंटरेस्ट पैरिटी, ये तीन जो है वो टॉपिक्स हमने मज़ीद डिस्कस करने हैं अभी। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं मार्केट एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करना है, हमने अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी उस कंडीशन को डिस्कस करना है, उसकी एम्पिरिकल वैलिडिटी देखनी है ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन डॉलर के एस्पेक्ट में, और फिर रियल इंटरेस्ट पैरिटी को हमने ड्राइव करने की कोशिश करनी है। सो मार्केट एफिशिएंसी हम अभी थोड़ी देर पहले जो है डिस्कस करके गए हैं लास्ट चैप्टर के हवाले से। एफिशिएंट मार्केट जो है वो आपकी वो मार्केट है जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है टू दी यूजर्स। यूजर्स कौन है? अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली वो यूजर्स हो सकते हैं कैपिटल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम इंटरेस्ट मार्केट की बात करें तो उसमें जो बोरोवर्स और लेंडर्स हैं वो इंफॉर्मेशन जो है वो उन तक अवेलेबल हो। अगर रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम उसको मार्केट एफिशिएंसी मानते हैं। अगर इंफॉर्मेशन डिलेड है, इसमें टाइम गैप है, यानी इंफॉर्मेशन जो ही इशू की जाती है और मुझ तक जब पहुंच रही है उसमें अगर टाइम गैप है तो मार्केट इनएफिशिएंट कहलाती है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो डिस्टिंक्शन जो है इज मेड बिटवीन एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी तो वो हो गई हमारी कि हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कितना क्विकली एक्सेसिबल है, और एलोकेटिव एफिशिएंसी वो है कि उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने अपनी जो पोर्टफोलियो है उसमें कितनी एक चेंजेस जो है वो कर ली हैं। जो एफिशिएंट मार्केट है उसमें जो प्राइसेस हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन की बेस पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कमोडिटीज़ की प्राइसेस की बात करूं तो उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, उसमें जो टैक्सेस हैं, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उनकी प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं और हमें आगे से आर्गूमेंट ये मिले कि देखें जी मार्केट में प्राइस जो है वो चेंज हो रही है, किस बेस पे चेंज हो रही है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो हम जब उससे पूछें, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी पेट्रोल प्राइस जब इंक्रीज़ कर गई है तो वो ये कहना चाह रहा होता है कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। या वो जब हमें ये बताता है कि नहीं मार्केट में शॉर्टेज हो गई है जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो शॉर्टेज का मतलब ये है कि वो सप्लाई साइड की जो इन्फॉर्मेशन है उसके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जिसकी बेसिस पे वो हमें ये कह रहा है कि प्राइसेस जो है इंक्रीज़ कर गई है। तो जो जनरली प्राइसेस हैं किसी भी मार्केट में, अजम्पशन ये होती है कि उसमें जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? पहली इम्प्लीकेशन ये है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट्स फ्रॉम अवेलेबल इंफॉर्मेशन। आपके लिए प्रिडिक्शन जो है वो या फोरकास्टिंग ऑफ प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। फिर उस इंफॉर्मेशन, चूँकि फ्यूचर की इंफॉर्मेशन, फ्यूचर की प्राइस इंफॉर्मेशन आपको इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपके जो एबनॉर्मल रिटर्न्स हैं वो अर्न करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसका मतलब है कि अब आपकी जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है वो डिक्लाइन कर जाती है। फिर हमने कहा था कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वीक एफिशिएंसी है, सेमी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी है।
So weak efficiency में prices reflect all the information contained in the past behavior of prices. जो past behavior of prices है उसका information जो है वो current price पे बहुत ज़्यादा उसका effect होता है। जो आपकी semi strong efficiency है उसमें prices reflect all the information contained in the past prices behavior. अब यहाँ पे additional element क्या है? As well as all the public information. Public information यानी जो जनरल पब्लिक को इजीली अवेलेबल है, ना सिर्फ उसकी पास्ट प्राइसेस बल्कि इसके अलावा उन प्राइसेस पे अफेक्ट करने वाली और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट हो सकता है कि वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, उसकी बेसिस पे प्राइसेस जो है वो आपके इफेक्ट हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट हो सकता है, न्यूमरस और फैक्टर्स हो सकते हैं, सप्लाई डिमांड जो पब्लिकली अवेलेबल हो सकती हैं इंफॉर्मेशन। अगर वो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप जो है वो वीक फॉर्म में। और लास्ट जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग है, इसमें हम कह रहे हैं कि ऑल द इंफॉर्मेशन जिसमें पास्ट प्राइसेस हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन है, एज वेल एज प्राइवेट एंड इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी आपको अवेलेबल है, तो आप जो है वो स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी को शो करेंगे। अब इनसाइडर इंफॉर्मेशन यानी जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उसमें से जो इंफॉर्मेशन आ रही है सप्लाई साइड की, वो भी आपको इजीली अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम कैपिटल मार्केट में देखें तो कैपिटल मार्केट में आपको पता हो कि ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है और इसकी वजह से इसकी जो स्टॉक प्राइस है वो इंक्रीज करने वाली है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इजीली या रेडिली अवेलेबल हो तो आप स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें प्राइवेट और इनसाइडर इंफॉर्मेशन बहुत कम जो है वो हासिल होती है, जिसकी वजह से हम सेमी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी की कैटेगरी में हम फॉल नहीं। फिर एक और कॉन्सेप्ट है स्पॉट मार्केट की एफिशिएंसी का। तो स्पॉट एक्सचेंज रेट्स जो हैं नॉर्मली तो वो आपको रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल वे में जो है वो मूव होते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपको ये पता लगता है कि उसमें जो नई इंफॉर्मेशन है वो एब्जॉर्ब होती जा रही है। तो जो इंफॉर्मेशन आती है उसकी वजह से जो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एक्सचेंज रेट्स डेली कोट हो रहे हों सेंट्रल बैंक की तरफ से या जो बैंक्स हैं उनके जो सेंट्रल ऑफिसेज हैं उनकी तरफ से, तो उनकी हद तक तो हम ये मान सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो कंसिस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द डे। लेकिन ड्यूरिंग द डे अगर कोई वेरिएबल चेंज होता है, फॉर एग्जांपल ओपन मार्केट में डॉलर की प्राइस जो है वो 3 रुपये बढ़ गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइसेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। जो ही वो इंफॉर्मेशन सेंट्रल ऑफिस को मिलेगी वो वहाँ पे उसकी बेसिस पे अपने स्पॉट रेट्स और फॉरवर्ड रेट्स को चेंज करेंगे और चेंज करके फ़ौरन अपने रेलेवेंट ब्रांचेस को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये अपडेट जो है वो करने की वजह से जो इंट्राडे यानी ड्यूरिंग द डे जितनी भी ट्रेड्स हो रही हैं उनकी प्राइसेस भी कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ये आपकी स्पॉट मार्केट एफिशिएंसी कहलाती है। आप कमोडिटीज़ के केस में देखें, सुबह मंडी से जो बंदा फर्ज करे 10 रुपये किलो टमाटर लेके आया है, वो यहाँ पे 15 रुपये जो है वो मेरे इर्द गिर्द की मार्केट में बेच रहा है और उसे कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाए कि मंडी में अचानक प्राइस जो है वो 10 की बजाय 15 रुपये हो गई है, तो आपके ख्याल में वो यहाँ पे क्या 15 रुपये के हिसाब से बेचता रहेगा? नहीं, वो फ़ौरन अपनी प्राइस को अपडेट करता है और कहता है कि जी चूँकि बैक एंड पे प्राइसेस चेंज हो गई हैं तो अब मेरी भी प्राइस चेंज हो गई है, मैं अब यही कमोडिटी जो है वो आपको 20 रुपये में दूंगा फॉर एग्जांपल। तो ये उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो बहुत सारी मार्केट्स जो है वो कॉन्स्टेंटली प्राइस फ्लक्चुएशंस में डील कर रही होती हैं और
मार्केट्स की एफिशिएंसी बेसिकली यही है कि वो कितनी जल्दी वो प्राइसेस डिसिमिनेट होती हैं। अब जैसे आजकल हमारे यहाँ बजट आने वाला है, सो बजट के इर्द गिर्द हमारी बहुत सारी प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होती हैं, और वो स्पेकुलेशन की बेस पे हो रही होती है। स्पेकुलेशन क्या है? न्यूज़, इंफॉर्मेशन स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ कि कहीं से कोई खबर मिल जाए, फर्ज करें कि आपकी जो कॉस्मेटिक्स है उस पर जो है वो टैक्स बढ़ने वाला है, या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे कोई जो टैक्स या ड्यूटीज़ वो इंक्रीज़ करने वाली हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती हैं। सो ये आपकी स्पॉट मार्केट एफिशिएंसी बेसिकली है ST, यानी अब की जो प्राइस है, माइनस ST-1 यानी प्रीवियस प्राइस। सो इसको हम कह सकते हैं चेंज इन स्पॉट रेट है बेसिकली। और ये जो स्पॉट रेट है, ये जो फ्लक्चुएशन है, ये बेसिकली आपका एप्सिलॉन टी बनता है। ये एप्सिलॉन टी अगर आप ने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी हो, तो इकोनोमेट्रिक्स में एक रैंडम फैक्टर होता है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन में, जो सबसे एंड पे हम लिखते हैं ET, वही यही ET या एप्सिलॉन टी जो है वो आपका रैंडम फैक्टर है। ये रैंडम फैक्टर क्या है? इस रैंडम फैक्टर की वजह से आपकी जो प्राइसेस है वो उनमें फ्लक्चुएशन आता रहता है। तो ये फैक्टर जितना ज़्यादा हो, इसका मतलब है ये उतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन को शो कर रहा है, और ये फैक्टर जितना कम होगा, जिसे हम स्टैट्स की ज़बान में एरर टर्म भी कहते हैं, उतनी आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एरर टर्म जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है वो हमारी एफिशिएंसी कम है, और ये एरर परसेंटेज जितनी कम होगी उतनी हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसी तरह फॉरवर्ड मार्केट एफिशिएंसी आ गई। जैसे हम कह रहे थे अभी एग्जांपल में कि बैंकिंग सेक्टर में जो है वो एक्सचेंज रेट जो है उन्होंने स्पॉट रेट तो एडजस्ट किया ही किया, लेकिन साथ में फॉरवर्ड रेट्स भी अपने एडजस्ट कर लिए। तो फॉरवर्ड मार्केट एफिशिएंसी बेसिकली रिफ्लेक्ट्स ऑल इंफॉर्मेशन, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, वेयर द इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन द फॉरवर्ड रेट। अब जब स्पॉट रेट आपके चेंज होते हैं तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड रेट भी आपके फ्लक्चुएट करते हैं, और वो उसमें बहुत सारे आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक्सचेंज रेट की बात करूं, सो आज एक्सचेंज रेट फर्ज करें 162 है, तो आज से 3 महीने बाद का बैंक से आप एक्सचेंज रेट लेते हैं तो वो कहेगा 165 है। तो नॉर्मली फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से ज़्यादा ही होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि आपको ये बैंक कहे कि जो हमारा फॉरवर्ड रेट है वो 160 है। यानी पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में आपकी करेंसी की एप्रिसिएशन प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं नज़र आती, लेकिन जिसकी वजह से आपको ये क्लियरली नज़र आता है कि आपका जो फॉरवर्ड रेट है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन स्पॉट रेट। शायद ही कहीं पे जो है वो फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से ज़्यादा हो। सो इसमें जो आपका जो डिफरेंशियल है वो है बेसिकली ये जो एफिशिएंसी को अब हम जो है जो स्प्रेड था बेसिकली, या जो पहले प्रॉफिट था, वो हम पाई को जो है वो डिनोट कर रहे थे। वो जो हमारे डिफरेंशियल था डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वर्सेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं S1 यानी स्पॉट रेट आफ्टर टाइम पीरियड 1, वो ज़्यादा हो अगर आपका F से, तो आपको पाई मिलती है। इसका मतलब है कि स्पॉट रेट जो इन फ्यूचर टाइम है, यानी ये जो हमारा SE है, ये अगर जो है वो इक्वल हो फॉरवर्ड स्प्रेड के, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट एफिशिएंट है। यानी जो आपका जो स्पॉट रेट में जो फ्लक्चुएशन है
या जो स्पॉट मार्केट की जो एफिशिएंसी है वो अगर फॉरवर्ड मार्केट की एफिशिएंसी के बराबर हो जाए, तब तो ये जो है वो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन या पैरिटी कंडीशन जब एग्जिस्ट करती है। अगर इनमें फ्लक्चुएशन हो, जैसे इस केस में हम कह रहे हैं कि S1 माइनस एफ, तो जो फ्यूचर में आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड जो स्पॉट रेट है उसमें और फॉरवर्ड रेट में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि पैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। सो अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ब्रिटिश पाउंड में फॉरवर्ड रेट को देखें एज अ प्रिडिक्टर ऑफ स्पॉट रेट, तो आपको ये बिहेवियर नज़र आता है। इसमें जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ब्रिटिश पाउंड की हम बात कर रहे हैं, तो आपको जो स्पॉट रेट है वो कहीं पे ज़्यादा नज़र आता है, ठीक, और आपको जो फॉरवर्ड रेट है उस पे उसका इम्पैक्ट जो है वो लैग्ड नज़र आता है। यानी जैसे आप यहाँ देखें तो स्पॉट रेट पहले रियलाइज़ हुआ और उसका इफेक्ट जो है वो आपको फॉरवर्ड रेट पे रियलाइज़ होना शुरू होता है। तो ये बेसिकली जो आपका फॉरवर्ड रेट है, हमने पहले भी कहा कि वो स्पॉट रेट्स पे डिपेंडेंट है। अगर स्पॉट रेट्स चेंज होंगे तो फॉरवर्ड रेट्स भी चेंज होंगे, लेकिन देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन दीज टू। बिहेवियर टिपिकली आपको सेम नज़र आ रहा है, लेकिन आपका जो स्पॉट रेट है ऑब्वियसली वो पहले हो रहा है और जो फॉरवर्ड रेट है वो थोड़ा टाइम गैप के साथ जो है वो एडजस्ट हो रहा है। सो ये इंफॉर्मेशन जो एफिशिएंसी है, अगर हम उसकी बात करें तो आपको ये नज़र आएगा कि इसमें ये टाइम गैप जितना ज़्यादा होगा, जैसे आपको कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा गैप नज़र आता है, वो जो टाइम गैप है जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी एफिशिएंसी कम है। और जहाँ पे टाइम गैप बहुत शॉर्ट है, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ये पॉइंट जो है वो इसमें आपका जो इफेक्ट है डिक्लाइन का, वो तेज़ी से बैंक ने रियलाइज़ किया या एक्सचेंज रेट ने रियलाइज़ किया और उसकी वजह से इसमें एडजस्टमेंट। अब फोरकास्टिंग एरर की बात करें, जो फॉरवर्ड रेट को बेसिकली फोरकास्ट करने में जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ब्रिटिश पाउंड में जो एरर हमें फेस करना पड़ा, तो अगर आप ये देखें तो ये आपका बेसिकली 0 पॉइंट बनता है। सॉरी, लाइन मेरी ऊपर नीचे हो गई है। तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे भी फोरकास्टिंग एरर्स नज़र आते हैं और नेगेटिव साइड पे भी। यानी आपको तकरीबन 30 सेंट, यहाँ पे इस केस में 30 सेंट से ज़्यादा बल्कि आपको फोरकास्टिंग एरर नज़र आता है। और डाउन साइड पे अगर आप देखें तो तकरीबन यहाँ पे आपको 22-23 सेंट्स का जो है वो डिफरेंस नज़र आता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस ब्रिटिश पाउंड का। इसका मतलब यह है कि इनमें जो कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन थी एक्सचेंज रेट्स की, उसकी वजह से आपका जो फॉरवर्ड रेट फोरकास्टिंग थी उसमें अच्छा खासा एरर आता रहा। -23 से लेके +32-33 तक जो है वो आपका फ्लक्चुएशन आती रही है फोरकास्टिंग में। अगर हम बैंकिंग सेक्टर पे इसकी इम्प्लीकेशंस देखें तो ये अच्छी खासी हैं, क्योंकि उनके फोरकास्टिंग मॉडल जो है वो स्पॉट रेट्स की बेसिस पे फॉरवर्ड रेट्स को जब फोरकास्ट करते हैं तो सही तरह से फोरकास्ट नहीं कर पा रहे। बहुत कम इंस्टेंसेस आपको नज़र आते हैं इस पूरी लाइन के इर्द गिर्द, जो आपका मिड पॉइंट है इसके इर्द गिर्द के आपको जो फोरकास्टिंग और रियल रेट में जो डिफरेंस है वो ना होने के बराबर मिला। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको वो अच्छा खासा डिफरेंस फेस करना पड़ा। बातें दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, हमने कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी डिस्कस किया था। कवर्ड में हमने कहा था कि हम फॉरवर्ड एग्रीमेंट करके अपने रिस्क को हेज कर रहे हैं। सो अनकवर्ड टेक्निकली या लिटरली भी अगर आप इसके मीनिंग्स देखें तो अनकवर्ड अब आपको ये बता रहा है कि आप जो है वो फॉरवर्ड रेट से इसको हेज नहीं कर रहे, आप इसको ओपन छोड़ रहे हैं रिस्क पे। सो यूआईपी इज अ कंडीशन दैट प्रीक्लूड्स प्रॉफिटेबल अनकवर्ड आर्बिट्राज। अब उसमें कवर्ड आर्बिट्राज था,
यहाँ पे अनकवर्ड आर्बिट्राज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओपन छोड़ रहे हैं आप। तो जो फ्यूचर स्पॉट रेट है उसमें आपको हमने पहले कहा था कि प्रॉफिटेबल सिचुएशन भी हो सकती है और लॉस की सिचुएशन भी हो सकती है। सो प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी, इस वजह से उसको हम अनकवर्ड आर्बिट्राज की बात कर रहे हैं। और ये हम पहले बात करेंगे, इट इज अनकवर्ड बिकॉज द लॉन्ग करेंसी पोजीशन इज लेफ्ट ओपन। लॉन्ग पोजीशन की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हम पहले बाय करते हैं और बाद में सेल करते हैं। ये लॉन्ग टाइम पीरियड का नहीं है, बेसिकली ये बाइंग और सेलिंग से इसका रिलेशनशिप है। इट कैन बी डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग CIP यानी कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी, और इसके साथ जो दूसरा फैक्टर आ जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से ये अनकवर्ड कहला रहा है, अनबाइस्ड एफिशिएंसी। अगर हमें पता हो तो हम इसको हम डिराइव। सो जैसे हमारे पास पास्ट में था, एग्जाम्पल अगर हमने देखी कि इन्वेस्टर जो है वो अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करे तो उसको क्या होगा। सो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर को देखें तो इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको जो है वो यहाँ पे आके K1+I जो है वो एज ए रिटर्न मिलता है, ठीक। लेकिन अगर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है तो ये देखें करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट से वो उसको कन्वर्ट करता है पहले फॉरेन करेंसी में, फिर उसको फॉरेन इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करता है और उसको फिर आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड कन्वर्ट बैक करता है एट एन एक्सचेंज रेट जिसे हम SE कह रहे हैं, जो एंडिंग स्पॉट रेट है आपका। अब वहाँ पे SE की जगह कवर्ड में F था, यानी फॉरवर्ड रेट था, फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर रखा था हमने। यहाँ पे वो SE है, स्पॉट रेट ही ले रहे हैं हम, यानी हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ओपन छोड़ा हुआ है, हमने उसको रिस्क को कवर नहीं किया। सो इसका मतलब यह है कि UIP कंडीशन हमारे पास ये बनी 1+I इज इक्वल टू, वहाँ पे था F/S, तो यहाँ पे है SE/S इंटू 1+I स्टैरिक। इसका मतलब यह है कि जो हमारा स्पॉट स्प्रेड है, फॉरवर्ड स्पॉट स्प्रेड है, वो हमारा S.E बनता है, वो I-I स्टैरिक से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो स्प्रेड है हमारे पास S.E, वहाँ पे जो है अगर आप रिकॉल करें तो इसको हमने F लिखा हुआ और वो इटैलिक F था जिसे हमने फॉरवर्ड स्प्रेड के नाम दिया था। तो ये आपकी UIP की कंडीशन है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपकी अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी एग्जिस्ट करती है। इसको अगर हम एलैबोरेट करें तो हम ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रिटर्न है वो बराबर होता है फॉरेन इंटरेस्ट रिटर्न के, गिवन एंड, अब यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए, कौन सा, करंट एंड फ्यूचर स्पॉट एक्सचेंज रेट। वहां पे था डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट फैक्टर इज इक्वल टू फॉरेन इंटरेस्ट फैक्टर गिवन एंड स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट, तो वो कवर्ड हो जाता था। तो अब यहाँ पे हमने चूंकि उसको कवर नहीं किया, अनकवर्ड ही रखा है, तो इस वजह से ये एंडिंग स्पॉट रेट आ गया। अब अनकवर्ड आर्बिट्राज से हम जो है उसके फैक्ट्स को अगर हम देखें तो जो अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी है वो आर्बिट्राज से बड़े आराम से हम डिराइव कर सकते हैं। वायलेशन ऑफ UIP कंडीशन ट्रिगर्स अनकवर्ड आर्बिट्राज। ऑब्वियसली वो जो हमारी कंडीशन थी वो डिस्टर्ब होगी जो प्रीवियस स्लाइड में थी, तो हमें आर्बिट्राज तो मिलेगा ही मिलेगा। सो इस आर्बिट्राज को हम अनकवर्ड इसलिए कह रहे हैं कि इससे हमें स्पॉट रेट की वजह से, स्पॉट रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से और फेवरेबल फ्लक्चुएशन की वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब
अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज की विद एन अमाउंट ऑफ मनी अगर हम देखें एग्जांपल, तो वही जो लास्ट चैप्टर में थी हमारे पास एग्जांपल के 1 यूनिट बोरो कर रहे हैं हम, वहाँ पे लोग डोमेस्टिक करेंसी बोरो कर रहे थे और ये राइट साइड पे हम फॉरेन करेंसी बोरो कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले एग्जांपल में डोमेस्टिक से फॉरेन जा रहे हैं और दूसरी एग्जांपल में फॉरेन से डोमेस्टिक जा रहे हैं। सो जब हम डोमेस्टिक करेंसी बोरो करते हैं तो उसको हम आज के स्पॉट रेट पे यानी S0 पे कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में, उसको इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन इंटरेस्ट रेट पे, और आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड हम उसको S1 से हम जो है वो कन्वर्ट बैक कर लेंगे, और ये हमारे पास एंडिंग इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी की। अगर ये S1 और S0 1 प्लस आई स्टैरिक माइनस 1 प्लस आई ये अगर ज़ीरो हो आंसर हमारे पास, तो इसका मतलब है हम पैरिटी पे हैं, और अगर हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कंफर्म्ड आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, तो इसको हम अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज कहेंगे, और अगर लॉस है तो ऑब्वियसली वो आर्बिट्राज तो नहीं हो सकता। जब हम फॉरेन से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो ये हमारा S0 ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट हमें जो है S0 यहाँ पे मिलेगा। इस S0 को यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट को ही जो 1 यूनिट था उसको जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो 1 प्लस आई यानी डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट रिटर्न हमें मिलेगा, और इसको जब हमने दोबारा फॉरेन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको S0 ओवर S1 इंटू 1 प्लस आई कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज की जो कंडीशन बनती है वो बनती है S0 ओवर S1 इंटू 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई स्टैरिक। अब उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अगर बिड ऑफर स्प्रेड्स आ जाएं तो आपका जो कवर्ड आर्बिट्राज है वो उस पर क्या इफेक्ट आता है। तो हमें यहाँ पे पहली एग्जांपल जो है हमारी डोमेस्टिक से फॉरेन में अगर हम देखें 1 यूनिट हम बोरो कर रहे हैं तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं हमेशा डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी पे आस्क प्राइस से, और जब भी आस्क प्राइस लेते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, इसलिए 1 ओवर SA0 आ गया हमारे पास। उसको हम इन्वेस्ट करेंगे ऑब्वियसली जो आई स्टैरिक है उसकी बिड प्राइस पे, तो ये हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, और जब हम उसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे डोमेस्टिक करेंसी में तो ये V1 से हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा जो फैक्टर है ये वही है, और इससे जो हमें जो प्रॉफिट होगा वो ये होगा SB1 ओवर SA0 इंटू 1 प्लस आई स्टैरिक B, और अगर आप रिकॉल करें तो आपका जो लोन है वो हमेशा आस्क प्राइस पे मिलता है आपको, तो वो आस्क प्राइस का जो फैक्टर है वो यहाँ पे आप उसको माइनस कर रहे हैं। सो ये अगर आंसर आपका ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि आप पैरिटी पे हैं, और अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो आप आर्बिट्राज पे हैं। सो अनकवर्ड इसलिए है, ये अनकवर्ड इसलिए है कि आपका जो यहाँ पे कवर्ड में F था वो अब बेसिकली S1 है। इसी तरह फॉरेन से डोमेस्टिक में आप मूव करते हैं तो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी आपने बोरो की, उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आप SB0 से यानी बिड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फॉरेन को डोमेस्टिक में जब भी कन्वर्ट करना हो तो हमने बिड प्राइस लेनी होती है, और बिड प्राइस लेते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो उसको जब आप इन्वेस्ट करोगे लोकल करेंसी में तो वो 1 प्लस IB आपको जो है वो इंटरेस्ट अर्न होगा उस पर, और फिर आप उसको SB0 1 प्लस IB को कन्वर्ट करोगे फॉरेन करेंसी में तो आपको डिवाइड करना है आस्क प्राइस से, और ये आपकी जो है वो पैरिटी की कंडीशन आ जाती है अगर ये ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट पैरिटी एग्जिस्ट। अब
एम्पिरिकल वैलिडिटी की तरफ हम आए तो UIP टू बी वैलिड द अनकवर्ड मार्जिन मस्ट फ्लक्चुएट अराउंड अ मीन वैल्यू ऑफ 0। सो पैरिटी एग्जिस्ट करने के लिए हमें 0 पे ही, यानी 0 या उसके इर्द गिर्द जो है वो मूव करना चाहिए। लेकिन अगर वो 0 से ज़्यादा दूर चला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, और वो पॉजिटिव साइड की हम बार बार बात कर रहे हैं। सो अगर आप अनकवर्ड मार्जिन्स परसेंटेज टर्म्स में देखें ऑस्ट्रेलियन डॉलर के एस्पेक्ट में, तो ये आपकी जीरो लाइन है, यानी यहाँ पे आर्बिट्राज नहीं एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे आपका आर्बिट्राज जो है एग्जिस्ट करता है, ये सारा जो फेवरेबल साइड है। तो ये चूंकि परसेंटेज पॉइंट्स में था उसने, तो इनिशियली 5% तक आपको प्रॉफिट नज़र आता है, और मैक्सिमम 15% तक प्रॉफिट जो है वो आपको नज़र आता है। सो इसमें भी आपकी जो मूवमेंट्स है, हमने कहा था अपवर्ड अगर हम देखें तो डोमेस्टिक से फॉरेन मूवमेंट पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट्स है नेगेटिव जो आपके आ रहे हैं, इसमें आपका फॉरेन से डोमेस्टिक मूवमेंट्स जो है वो, उसमें आपको प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अब अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जापानीज येन के एस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो ये मूव कर रही है, ये 0 के इर्द गिर्द जो है वो आपको इतना प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिकली देखें, डोमेस्टिक से फॉरेन में देखें, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 20% तक ऑस्ट्रेलियन डॉलर से जापानीज येन में मूव करने से मिल सकता है, मिलता था, बल्कि इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। तो फ्यूचर कम हो जाएगी। हम अभी पास्ट को ही स्टडी कर रहे हैं, इनकी बेसिस पे हम फ्यूचर में कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। और अगर आप जापानीज येन से ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ मूव करते हैं, यानी फॉरेन से डोमेस्टिक की तरफ, तो ये -22% तक आपको प्रॉफिट हो सकता था। माइनस नहीं कहना चाहिए, 22% तक आपको प्रॉफिट हो सकता था। सो जो अपवर्ड साइड है वो हमने पहले भी कहा है, डोमेस्टिक से फॉरेन मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है, और जो डाउनवर्ड साइड है वो फॉरेन से डोमेस्टिक को सपोर्ट कर रही है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ब्रिटिश पाउंड के साथ रिलेशनशिप देखें तो अच्छी खासी फ्लक्चुएशंस हैं, वो आपको मैक्सिमम 14% तक नज़र आती है डोमेस्टिक से फॉरेन जाते हुए, और मैक्सिमम 11-12% नज़र आती है फॉरेन से डोमेस्टिक में आते हुए। इसी तरह कैनेडियन डॉलर्स के साथ आप इसकी फ्लक्चुएशन देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छी खासी डिक्लाइन है, और आपको ये भी लगेगा कि इसमें जो डोमेस्टिक से फॉरेन की मूवमेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन से डोमेस्टिक मूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। और जो प्रॉफिट मार्जिन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो अच्छा खासा कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस करेंसीज जिनके साथ हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये +9% तक मैक्सिमम जा रहा है और -9% तक जा रहा है। जी लास्ट टॉपिक जो था हमारा रियल इंटरेस्ट पैरिटी की था, इसमें हम जो फैक्टर की बात कर रहे हैं, रियल इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली द नॉमिनल रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। यानी अगर हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात करें, जो हमारे नॉर्मल बोरोइंग एंड लेंडिंग रेट्स हैं, फर्ज करें आजकल के हिसाब से अगर हम देखें तो 13-14% तक जो है वो हमारे लेंडिंग रेट्स बैंकिंग इंडस्ट्री में चल रहे हैं। सो अगर 13% लेंडिंग रेट है और मुल्क में इन्फ्लेशन जो है वो फर्ज करें 8% है, तो रियल टर्म्स में बैंक तो सिर्फ 5% अर्न कर रहा है ना। सो ये जो रियल इंटरेस्ट है ये बेसिकली आपका नॉमिनल और इन्फ्लेशन के डिफरेंशियल को बेसिकली हम रियल इंटरेस्ट कह रहे हैं। अब रियल इंटरेस्ट पैरिटी जो है वो क्या है? सो उसको हम शो कर रहे हैं आर से। जो आई है बेसिकली हमारा नॉमिनल रेट है, और ये जो पी डॉट है बेसिकली ये हमारी इन्फ्लेशन रेट है। सो हम इसको आई माइनस पी डॉट से रियल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम एक्सपोज्ड कह रहे हैं। एक्सपोज्ड मीन्स जब चीज़ें जो है वो अकर कर चुकी हुई हैं।
और एक्स एंटे यानी वक्त से पहले की अगर हम बात करें तो फोरकास्टेड होगा हमारा रियल रेट, और उसको हम आर ई से कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो है लेकिन प्राइसेस हमारी वो भी फोरकास्टेड होंगी। सो आर ई जो है वो हमारा वो फाइंड आउट होता है आई माइनस पी डॉट ई से, यानी इन्फ्लेशन और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस दोनों में है, लेकिन एक्सपोस्ट है जिसमें एक्चुअली प्राइसेस भी हैं हमारे पास और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट्स भी हैं, जिसकी वजह से एक्सपोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट को हमने सिर्फ आर से लिखा है। और एक्स एंटे में यानी अभी वो अकर नहीं हुए तो इस वजह से वो आर ई और पी प्राइसेस हम ले रहे हैं। जी, रियल इंटरेस्ट पैरिटी बेसिकली जो है वो डिराइव हो सकती है यूआईपी यानी अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी से और परचेजिंग पावर पैरिटी से। सो यूआईपी जो हमारे पास कंडीशन थी इंटरेस्ट पैरिटी की, सॉरी अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी की, वो थी हमारे पास एस ई इज इक्वल टू आई माइनस आई स्टैरिक यानी डोमेस्टिक माइनस फॉरेन इंटरेस्ट रेट। और पीपीपी को अगर आप गौर से देखें तो वो थी हमारे पास एस डॉट ई, ये डॉट बेसिकली प्राइसेस के फैक्टर को यहाँ लिख रहे हैं, वो आ रही थी हमारे पास डोमेस्टिक प्राइसेस माइनस फॉरेन प्राइसेस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रियल इंटरेस्ट पैरिटी की जो कंडीशन बननी चाहिए वो ये बननी चाहिए आर ई इज इक्वल टू आर स्टेरिक ई, यानी डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट is basically equivalent to foreign real interest। अगर ये इक्वल हो तो आपकी रियल इंटरेस्ट पैरिटी एग्जिस्ट करती है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो आपकी रियल इंटरेस्ट पैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप इंटरेस्ट डिफरेंशियल रियल इंटरेस्ट डिफरेंशियल को जो है वो स्प्लिट करें तो जो पहली इक्वेशन है उसमें हम जो है वो प्राइसेस को ले रहे हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी हमारे पास आ गया, एस डॉट ई में से हम जो है वो डोमेस्टिक प्राइस माइनस कर रहे हैं और फॉरेन प्राइस डिफरेंशियल जो है वो उसमें ऐड कर रहे हैं, और आई माइनस आई स्टैरिक माइनस एस डॉट ई अगर हम जो ये जो पीछे हमने कंडीशन पढ़ी थी कि एस डॉट ई इज बेसिकली इक्वल टू आई माइनस आई स्टैरिक, तो वो बेसिकली आपका ये फैक्टर यहाँ पे आ गया। सो ये तो था स्पॉट मार्केट का। जो पहली लाइन है ये हमारे पास है स्पॉट मार्केट के लिए रियल इंटरेस्ट डिफरेंशियल यानी डोमेस्टिक और फॉरेन का। so इसका मतलब ये है कि ये जो आर ई माइनस आर स्टैरिक ई है जो एक्सप्लेन हो रहा है इस सारी इक्वेशन से, अगर तो ये है ज़ीरो तो इसका मतलब है कि पैरिटी रियल इंटरेस्ट पैरिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर ये है पॉजिटिव तो इसका मतलब है रियल इंटरेस्ट पैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती और इसमें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। सो वो था स्पॉट मार्केट का। तो स्पॉट मार्केट को अगर हम देखें कन्वर्ट करें फॉरवर्ड से तो ये हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी आई माइनस आई डॉट से अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा यही इंटरेस्ट डिफरेंशियल आर ई माइनस आर स्टार की अगर हम फॉरवर्ड रेट से देखें तो ये बेसिकली एस डॉट जो है ये अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ में, क्योंकि हम फॉरवर्ड रेट जो है वो यहाँ पे फॉरवर्ड स्प्रेड जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं, और जो आपका जो प्राइसेस का फैक्टर है क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी का फैक्टर तो वही रहेगा हमारे पास एस डॉट ई माइनस पी डॉट ई प्लस
पी स्टैरिक ई, ये वही है। यहाँ पे जो एडिशनल फैक्टर आएगा फॉरवर्ड्स के केस में वो हम इस तरह से लिखेंगे कि फॉरवर्ड स्प्रेड माइनस स्पॉट स्प्रेड, फॉरवर्ड स्प्रेड माइनस स्पॉट स्प्रेड, ये एडिशनल जो है वो इक्वेशन आ जाती है इस केस में जब फॉरवर्ड को हम जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर तो ये इक्वेशन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है तो आपकी जो है वो रियल इंटरेस्ट पैरिटी एग्जिस्ट करती है, और अगर वो ज़ीरो नहीं है यानी इसमें डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो ये आपकी डिस्पैरिटी होगी और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है।